नमस्कार मित्रों, मैं राम स्वामी मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम आरपीएससी द्वारा 2018 में जो स्कूल व्याख्याता का चित्रकला के विषय का जो पेपर करवाया गया था उसकी हम डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 हम कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 यानी 15 प्रश्न हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। ये पार्ट सेकंड है जहां प्रश्न नंबर 16 से स्टार्ट होता है। एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? यानी एलिफेंटा गुफा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक किया गया है? नंबर 1 ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु और शिव। यानी ये जो 4 देवता है, इसमें सर्वाधिक मूर्तियां किस देवता की बनाई गई है? इसमें अपना रहेगा शिव, यानी भगवान शिव की मूर्तियां सर्वाधिक बनाई गई है। बात करते हैं एलिफेंटा गुफा की। यानी एलिफेंटा गुफा है जो कहां पर है? स्थान है महाराष्ट्र राज्य के मुंबई, यानी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से 6 किलोमीटर दूर धारापुरी नामक टापू पर। यानी ये जो एलिफेंटा की गुफा है जो कहां बनाई गई है? महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 6 किलोमीटर दूर धारापुरी नामक टापू पर बनाई गई है। यानी जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये किस राजवंश के समय की बनाई गई है? राजवंश की बात करें तो रहेगा राष्ट्रकूट। यानी राष्ट्रकूट काल में एलिफेंटा की गुफाएं बनाई गई है। एलिफेंटा के अंदर सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति जिसे हम कहते हैं त्रिशिरा, यानी सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति जिसे त्रिशिरा बोलो या त्रिमूर्ति बोलो या महेश मूर्ति बोलो, ये मूर्ति है जो एलिफेंटा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति मानी जाती है। इसके अलावा हमने देखा ये है वो महेश मूर्ति जो मैं आपके लिए फोटो लेके आया हूं। ये महेश मूर्ति है। और एक प्रश्न में यह भी पूछा गया कि ये जो एलिफेंटा में मूर्तियां बनाई गई है, ये मूर्तियां किस पत्थर से या किस माध्यम में बनाई गई है? तो बात करें पत्थर या फिर माध्यम की, यानी पत्थर या माध्यम। कौन सा पत्थर था? ग्रेनाइट पत्थर। ग्रेनाइट पत्थर, यानी ये मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। तो हमने देखा कि एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है, मुंबई से 6 किलोमीटर दूर धारापुरी नामक टापू पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। राजवंश बहुत बार पूछा जाता है, किस काल की गुफाएं मानी जाती है एलिफेंटा की? तो रहेगा राष्ट्रकूट। यहाँ की प्रसिद्ध मूर्ति जिसे त्रिशिरा मूर्ति बोलो, त्रिमूर्ति बोलो या महेश मूर्ति बोलो, और इस मूर्ति का पत्थर या माध्यम क्या है? ग्रेनाइट पत्थर। प्रश्न नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। 1031 ईस्वी में निर्मित देलवाड़ा का प्रथम मंदिर किसने बनवाया? यानी देलवाड़ा में जो प्रथम मंदिर बनाया गया उसका निर्माण 1031 में हुआ, और इस मंदिर को किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर 1 विमल शाह, तेजपाल, धन्ना शाह, रत्ना शाह। तो इसका करेक्ट आंसर तो होगा विमल शाह। देखो, हमने देखा देलवाड़ा कि देलवाड़ा कहां है? तो देलवाड़ा है माउंट आबू सिरोही में। यानी देलवाड़ा का जो स्थान है, देलवाड़ा के मंदिर है, ये कहां है? किस जिले में है? तो ये माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहां है? सिरोही में। यहां कुल कितने मंदिर बनाए गए? कुल 5 मंदिर बनाए गए।
5 मंदिरों में सबसे पहला मंदिर 1031 ईस्वी में बनाया। किसने बनवाया? गुजरात के सोलंकी शासक, यानी सोलंकी शासक बोलो या फिर चालुक्य बोलो, सोलंकी शासक या चालुक्य शासक जिसका नाम था भीमदेव प्रथम, यानी भीमदेव प्रथम के मंत्री, जिसका नाम था विमल शाह। भीमदेव प्रथम का मंत्री विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसी वजह से इस मंदिर को विमल वसही, यानी विमल वसही मंदिर भी कहा जाता है, यानी विमल वसही मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा देलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो किस माध्यम में बनाए गए हैं? माध्यम की बात करें तो यहाँ के मंदिर सफेद संगमरमर से बनाए गए, सफेद संगमरमर से यहाँ के मंदिर बनाए गए। अब देलवाड़ा का जो प्रथम मंदिर है जो 1031 में बनाया गया, ये मंदिर किसको समर्पित है? तो ये भगवान जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, यानी ऋषभदेव आदिनाथ को यह मंदिर समर्पित किया गया है। और इस मंदिर में ऋषभदेव की सफेद संगमरमर की, यानी ऋषभदेव की सफेद संगमरमर से बनी, यानी सफेद संगमरमर की मूर्ति भी बनाई गई है। और यही मूर्ति जैन धर्म में सफेद संगमरमर से निर्मित है, सफेद संगमरमर से निर्मित प्रथम मूर्ति मानी जाती है। यानी यही मूर्ति है जो सफेद संगमरमर से निर्मित प्रथम मूर्ति मानी जाती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। इससे पहले एक बार फिर देख लेते हैं देलवाड़ा में कुल कितने मंदिर है? 5 मंदिर। देलवाड़ा के मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? गुजरात के सोलंकी शासक या चालुक्य शासक जिसका नाम है भीमदेव प्रथम के, यानी भीमदेव प्रथम के काल में। और उसका मंत्री था जिसका नाम था विमल शाह। विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस वजह से इस मंदिर को विमल वसही मंदिर भी कहा जाता है। बात करते हैं इन मंदिरों के माध्यम की। तो देलवाड़ा के मंदिर हैं, पांचों के पांचों सफेद संगमरमर से बनाए गए हैं। और ये जो देलवाड़ा का प्रथम मंदिर है, इस मंदिर में भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ की सफेद संगमरमर की मूर्ति बनाई गई है। और ये सफेद संगमरमर से मूर्ति है, ये जैन धर्म की प्रथम सफेद संगमरमर से निर्मित मूर्ति भी मानी जाती है। और मूर्ति है जो 2 मीटर की बनाई गई है, यानी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर ऊंची है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। सारनाथ का सिंह स्तंभ, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसके शासन काल में निर्मित हुआ? यानी सारनाथ में जो सिंह स्तंभ बनाया गया, ये किसके शासन काल में बनाया गया? कौन सा राजवंश था और कौन शासक था? तो बात करते हैं राजवंश की। तो हमें पता है कि सारनाथ का सिंह शीर्ष है, ये मौर्य काल की देन है, यानी मौर्य काल की देन है। और मौर्य काल में सबसे प्रतापी शासक कौन था? अशोक, जिन्होंने सर्वाधिक स्तंभ या अभिलेख वगैरह बनाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा अशोक। अब हम पढ़ते हैं सारनाथ के सिंह शीर्ष के बारे में। तो ये मौर्यकालीन, यानी सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है, ये मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, यानी सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, उदाहरण
माना जाता है। इसके अलावा इसका निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। अशोक ने क्यों करवाया? अशोक ने करवाया भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश, भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की स्मृति में इसका क्या करवाया? निर्माण। यानी इस स्तंभ का निर्माण अशोक ने क्यों करवाया? भगवान बुद्ध के द्वारा यहां प्रथम उपदेश दिया और इस घटना की स्मृति में या इस घटना की याद में अशोक ने सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ बनवाया। इस उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धम्मचक्र। क्या कहा जाता है? धम्मचक्र। यानी धम्मचक्र की घटना की स्मृति में भी इस मंदिर का निर्माण इस स्तंभ का निर्माण करवाया, ऐसा भी हम बोले सकते हैं। इसके अलावा ये जो सारनाथ का सिंह शीर्ष है, इसका माध्यम यानी किस माध्यम में बनाया गया या कहां के पत्थर से बनाया गया? तो ये चुनार के, याद रखना, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, पत्थर से निर्मित है। यानी चुनार के लाल बलुआ पत्थर से ये स्तंभ बनाया गया। अब देखते हैं सारनाथ कहां है, यानी ये जो स्तंभ है ये कहां है? सारनाथ है वाराणसी के पास, यानी वाराणसी के पास, और वाराणसी कहां है? यूपी में। तो इसका मतलब सारनाथ स्तंभ कहां है? सारनाथ में, और सारनाथ है जो यूपी में वाराणसी के पास में है। और बहुत बार एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सारनाथ स्तंभ को वर्तमान में कहां सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित या संग्रहित किया गया है? तो रहेगा सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय जो कहां है? यूपी में। यानी सारनाथ संग्रहालय में इसे वर्तमान में सुरक्षित रखा गया है। एक बार फिर से देखते हैं, सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। और अशोक ने क्यों करवाया? क्योंकि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, और इस प्रथम उपदेश देने की घटना को कहते हैं धम्मचक्र। और धम्मचक्र की इस घटना की स्मृति में सम्राट अशोक ने सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ का क्या करवाया? निर्माण करवाया। माध्यम की बात करें तो ये चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। हालांकि याद रखना कि अशोक के काल में लगभग जितने भी स्तंभ बनवाए गए थे वो सारे के सारे लाल बलुआ पत्थर से, और वो भी चुनार के लाल बलुआ पत्थर से ही बनाए गए थे। और वर्तमान में इस सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ को सारनाथ संग्रहालय यूपी में सुरक्षित रखा गया है। ये कहां से प्राप्त हुआ? सारनाथ से प्राप्त हुआ। और सारनाथ कहां है? वाराणसी के पास है, यूपी में। अब हम देखते हैं इस स्तंभ के बारे में थोड़ी डिटेल में देखते हैं। यानी इस स्तंभ के कितने भाग हैं? पहले इस स्तंभ के भाग देखते हैं। तो पहला भाग जिसे कहते हैं लाट, और इस लाट पर जो भी शासक होता था वो अपने लेख लिखवाता। यानी लाट पर सम्राट अपनी प्रजा के लिए लेख लिखवाया करता था। और इस लाट की ऊंचाई 30 से 50 फीट, यानी सारनाथ का जो सिंह शीर्ष स्तंभ है, इसके जो लाट है, जो स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 से 50 फीट मानी जाती है। और इस लाट के ऊपर दूसरा भाग कमलाकार, यानी कमलाकार, यानी कमलाकार आकार बोलो या घंटाकार,
घंटाकार आकार की आकृति बनी हुई थी। इसे दूसरा भाग माना जाता है। इसके बाद इसका तीसरा भाग आता है जिसे कहते हैं ढोल या फिर चौकी, यानी गोलाकार ढोल या गोलाकार चौकी। इस चौकी के ऊपर 4 पशु अंकित, यानी 4 पशु अंकित है और ये चारों पशु दक्षिणावृत्त गति में है। दक्षिणावृत्त गति करते हुए दिखाया गया है, यानी इन चारों पशुओं को दक्षिणावृत्त गति करते हुए दिखाया गया है। यहां देखो, एक पशु यहां है, एक पशु यहां है और फिर इस साइड में ये इसके पीछे का भाग है, एक यहां है और एक यहां है, यानी ये चारों के चारों पशु दिख गए। अब प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये जो पशु है, ये जो पशु है, ये कौन सी दिशा में कौन सा पशु है, ये भी इनका क्रम दिया हुआ होता है। तो पशुओं की दिशा हमें याद रखना है, पशु दिशा यानी कौन सा पशु किस दिशा में है। तो इसका एक सूत्र है NEWS, न्यूज बट्टा LEBH, यानी न्यूज बट्टा लेप। ये इसका क्या है सूत्र, इससे याद रहेगा। सबसे पहले देखते हैं साउथ। साउथ मानी दक्षिण, यानी दक्षिण में कौन सा पशु है, तो दक्षिण में आपका है हॉर्स, यानी घोड़ा। दक्षिण में कौन सा पशु है, घोड़ा। बहुत बार इनका क्रम पूछा जाता है, याद रखना यही क्रम रहेगा इनका। फिर है दक्षिण के बाद हमने देखा पश्चिम दिशा, यानी कौन सी दिशा, पश्चिम। पश्चिम दिशा में है आपका बुल, यानी सांड। पश्चिम दिशा में कौन सा पशु बनाया गया है, सांड। इसके बाद ईस्ट, ईस्ट यानी पूर्व दिशा, यानी पूर्व दिशा में कौन सा पशु बनाया गया है, एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी बनाया गया है। इसके अलावा लास्ट में बचा कौन सा, उत्तर, यानी उत्तर दिशा में कौन सा पशु बनाया गया, लोइन, यानी शेर बनाया गया। तो बहुत बार पूछा जाता है कि सारनाथ स्तंभ पर बनाए गए पशुओं का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम रहेगा सबसे पहले लोइन, फिर आएगा हाथी, फिर आएगा सांड और फिर आएगा घोड़ा। अगर दिशा पूछे तो उत्तर दिशा की बात करें तो आएगा शेर, पूर्व दिशा की बात करें तो आएगा हाथी, पश्चिम दिशा की बात करें तो आएगा सांड, सांड बोलो या फिर वृषभ बोलो, और दक्षिण दिशा की बात करें तो आएगा घोड़ा। इसके अलावा इस चौकी के ऊपर इन 4 पशुओं के बीच में 4 चक्र भी बनाए गए हैं, 4 चक्र भी बनाए गए हैं। और इस चौकी के ऊपर बनाए गए हैं 4 शेर, यानी 4 शेर या 4 केसरी, जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं। चारों आपस में पीठ स्टाए हुए बैठे हैं और इन शेरों के ऊपर जो बनाया गया है यह है धम्म चक्र। क्या है, धम्म यानी धम्म चक्र, धम्म चक्र, धम्म चक्र बोलो या फिर इसे सूर्य चक्र भी हम बोले सकते हैं। और इसका स्थान स्तंभ के ऊपर सर्वोपरि माना जाता है। किसका, सूर्य चक्र या धम्म चक्र का स्थान है जो इस स्तंभ के ऊपर सर्वोपरि माना जाता है। अब बात करते हैं इस स्तंभ की कि ये जो आकृति हम देख रहे हैं ये आकृति तो उस समय की है जिस समय अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन वर्तमान में इसके जो ऊपरी भाग है ये टूट करके नीचे गिर गया। गिरने से इसका जो चक्र है, ये जो धम्म चक्र है ये टूट गया, ये टूट गया। तो धम्म चक्र टूटने के बाद ये जो इतना भाग बचा हुआ है ये कहां रखा हुआ है, सारनाथ संग्रहालय में, यानी ये सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है।
यानी इसे वर्तमान में सारनाथ संग्रहालय में रख दिया है। इसके अलावा इसी सारनाथ के इस भाग को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है, लेकिन याद रखना बस केवल इतना ही भाग घोषित किया गया है, यानी बिना चक्र यानी बिना चक्र और घंटाकार आकृति, बिना चक्र और घंटाकार यानी बिना चक्र और घंटाकार आकृति के इस भाग को, यहां से यहां तक के भाग को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है, यानी भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह जिसे हम एम्बलम भी बोलते हैं, यानी राष्ट्रीय चिन्ह यानी एम्बलम घोषित किया गया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। इससे पहले एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं, और एक बात और याद रखना कि ये धर्म चक्र है, इसमें मूल रूप से 32 आरे बनाए गए थे, और इस स्तंभ के ऊपर मौर्यकालीन पॉलिश भी की गई है, यानी मौर्यकालीन पॉलिश भी की गई है, मतलब पॉलिशड सैंडस्टोन से ये स्तंभ क्या है, निर्मित है, यानी पॉलिशड सैंडस्टोन से ये स्तंभ निर्मित किया गया है। इस स्तंभ का पहला भाग जिसे लाट कहते हैं, इसके ऊपर जो भी सम्राट होता था वो अपना लेख लिखाया करता था। इसका दूसरा भाग है कमलाकार या घंटाकार, उल्टे कमल के सम्मान की आकृति को दूसरा भाग कहते हैं। इसका तीसरा भाग जिसे गोलाकार ढोल बोलो या फिर गोलाकार चौकी बोलो, जिसके ऊपर 4 पशु बनाए गए हैं, और चारों पशुओं को ऐसे बनाया गया है कि मानो ये चारों पशु दक्षिण दिशा की तरफ गति कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि इस चौकी के ऊपर 4 केसरी या 4 सिंह बनाए गए हैं, और इसके शेरों के ऊपर यानी 4 सिंहों के ऊपर एक धम्म चक्र या सूर्य चक्र बनाया गया है, जिसका स्तंभ की दृष्टि से सर्वोपरि स्थान रखता है। यह जो सूर्य चक्र है इसमें मूल रूप से 32 आरें बनाई गई है, और बिना चक्र और घंटाकार आकृति के इसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है। इसके अलावा इसकी चौकी पर जो पशु बनाए गए हैं उनका आकार और उनका क्रम याद रखना, कौन सी दिशा में कौन सा पशु बनाया गया है, इनकी एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। इसलिए मैंने आपको एक सूत्र बता दिया, न्यूज बट्टा लेफ्ट, यानी उत्तर दिशा में आ जाएगा शेर, पूर्व दिशा में आ जाएगा हाथी, पश्चिम दिशा में आ जाएगा सांड, या फिर आ जाएगा आपका वृषभ, और दक्षिण दिशा में आ जाएगा घोड़ा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चाम्रग्राहिणी शिल्प है, यानी चाम्रग्राहिणी जो मूर्ति है ये किस काल की मानी जाती है, शुंग काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्त काल? तो इसका सही आंसर तो होगा मौर्य काल। देखते हैं चाम्रग्राहिणी, यानी चाम्रग्राहिणी मूर्ति है, इसे दीदारगंज की यक्षिणी भी कहा जाता है, दीदारगंज की यक्षिणी भी कहा जाता है। ये मूर्ति पटना के यानी दीदारगंज की यक्षिणी या चाम्रग्राहिणी ये पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई, दीदारगंज से प्राप्त हुई, यानी ये मूर्ति कहां से मिली, पटना के ही दीदारगंज से मिली। इस मूर्ति का आकार क्या है, इस मूर्ति का आकार है 5 फीट 6 इंच, यानी इस मूर्ति की जो ऊंचाई है ये कितनी है, 5 फीट 6 इंच। इसके अलावा इस मूर्ति के ऊपर मौर्यकालीन
कालीन चमकदार पॉलिश है, चमकदार पॉलिश की गई है। यानी मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश भी इस मूर्ति के ऊपर की गई है। और इस मूर्ति को वर्तमान में कहां संग्रहित किया गया है? तो वर्तमान में इसे पटना संग्रहालय में, पटना संग्रहालय में इस मूर्ति को संग्रहित या सुरक्षित किया गया है। देखते हैं इसके हाथ में क्या है? चाम्र। हाथ में इन्होंने चाम्र ले रखा है, इसलिए इस मूर्ति को चाम्रग्राहिणी मूर्ति भी कहा जाता है। इस मूर्ति को दीदारगंज की यक्षिणी बोलो या चाम्रग्राहिणी बोलो। यह मूर्ति मौर्यकालीन मूर्ति कला का उदाहरण है। पटना के पास यानी पटना के दीदारगंज से यह मूर्ति प्राप्त हुई। इस मूर्ति का आकार 5 फीट 6 इंच है। इसके ऊपर मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश भी की गई है और इस मूर्ति को वर्तमान में पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। पुरातात्विक स्थल लोथल कहां स्थित है? पुरातात्विक स्थल लोथल यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल वर्तमान में कहां आता है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर तो होगा गुजरात। देखते हैं लोथल के बारे में। लोथल कहां है? एग्जिट स्थान है सरगवाला, सरगवाला। और सरगवाला कहां है? अहमदाबाद के पास में। और अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। यानी लोथल, सरगवाला अहमदाबाद के पास गुजरात में है। नदी की बात करें, नदी है भोगवा नदी, यानी भोगवा नदी के किनारे हैं। बात करते हैं खोज की, यानी लोथल की खोज किसने की? तो खोज की 1954 ईस्वी में और करने वाले व्यक्ति का नाम था रंगनाथ राव। यानी लोथल की खोज किसने की? रंगनाथ राव ने की। और कब की? 1954 में की। इसके अलावा हमने देखा कि चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के प्रथम साक्ष्य हमें कहां से मिला? लोथल से मिला। इसके अलावा सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत जो है लोथल का गोदीवाड़ा, लोथल का गोदीवाड़ा। लोथल का गोदीवाड़ा बोलो या इसे बंदरगाह है बोलो। लोथल का गोदीवाड़ा या लोथल का बंदरगाह है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल या सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो हम एक बार फिर देखते हैं पुरातात्विक स्थल लोथल कहां है? सरगवाला अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। नदी कौन सी है? भोगवा। खोज 1954 में की रंगनाथ राव ने। यहां से चावल के प्रथम हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहां से मिली? लोथल से ही मिली थी। भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध चित्रकार, मतलब ये पूछना चाहता है कि भैंसों का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? सेएल चोयल, परमानंद चोयल, सुरजीत कौर, आकाश चोयल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमानंद चोयल। हमने बहुत बार पढ़ा है भैंसों के कलाकार पीएन चोयल। अगर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है गायों का चितेरा, गायों का चितेरा, तो गायों के चितेरा कौन थे? पीएन चोयल का पुत्र सैल चोयल। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। संथालों का बसंत उत्सव
संथालों का बसंत उत्सव नामक ये चित्र है। इस चित्र के चित्रकार कौन थे? संथालों का बसंत उत्सव नामक चित्र है, इसके चित्रकार कौन थे? तैयब मेहता, भूपेन खक्कर, मंजीत बाबा, वी.एस. गायतोड़े। तो संथालों का बसंत उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, किसका? तैयब मेहता का। चलते हैं अगले प्रश्न। एन.एस. बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे, यानी एन.एस. बेंद्रे भारत के ऐसे किस प्रकार के प्रथम कलाकार थे जिनकी कला किसी वाद से प्रभावित थी, यानी घनवाद, भाववाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद। तो इसका सही आंसर होगा प्रभाववाद। देखते हैं एन.एस. बेंद्रे के बारे में। एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था और 1910 में हुआ इंदौर, और इंदौर है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ। और इंदौर में ही एन.एस. बेंद्रे ने शिक्षा ग्रहण की। किससे? डी.डी. देवलालीकर, डी.डी. देवलालीकर से, यानी डी.डी. देवलालीकर से एन.एस. बेंद्रे ने शिक्षा कहां ग्रहण की? इंदौर में। इसके अलावा हम देखते हैं एन.एस. बेंद्रे के बारे में कि एन.एस. बेंद्रे भारत के बिंदुवादी कलाकार थे। बिंदुवादी कलाकार, एन.एस. बेंद्रे भारत के बिंदुवादी कलाकार थे। इसके अलावा एन.एस. बेंद्रे 1941 में मुंबई की आर्ट सोसाइटी, मुंबई की आर्ट सोसाइटी से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 1946 में इस कलाकार ने आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी प्राप्त की। कौन सी ट्रॉफी? पटेल ट्रॉफी प्राप्त की। यानी एन.एस. बेंद्रे ने पटेल ट्रॉफी कब प्राप्त की? 1946 में। और पटेल ट्रॉफी किसके द्वारा दी गई? आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई। इसके अलावा एन.एस. बेंद्रे ने छापा कला की शिक्षा बहुत बार पूछा जाता है। छापा कला की शिक्षा इस कलाकार ने न्यूयॉर्क से ली। कहां से ली? न्यूयॉर्क से ली। एक पूछा जाता है इस कलाकार का शिक्षण, यानी इस कलाकार ने कहां शिक्षण करवाया? तो एम.एस. विश्वविद्यालय जो है बड़ौदा में, एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा में इस कलाकार ने शिक्षण करवाया। बात करते हैं इस कलाकार के प्रसिद्ध चित्रों की। इस कलाकार के दो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं। पहला है गपशप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप, और दूसरा है थोरन, यानी हिंदी में इसे कहते हैं कांटे। यानी गपशप और थोरन इस कलाकार के दो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं। तो एन.एस. बेंद्रे का हमने देखा कि बेंद्रे 1910 में इंदौर मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ और इंदौर में इन्होंने डी.डी. देवलालीकर से शिक्षा ली। ये भारत के बिंदुवादी कलाकार माने जाते हैं। और 1941 ईस्वी में ही इन्होंने मुंबई की आर्ट सोसाइटी से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि एन.एस. बेंद्रे को स्वर्ण पदक कब मिला? 1941 में। और 1946 में इस कलाकार ने
आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी भी प्राप्त की। छापा कला की शिक्षा लेने के लिए एनएस बेंद्रे न्यूयॉर्क गए और शिक्षण कार्य इन्होंने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में करवाया और गपशप और थोरन जैसे इसके बहुत ही प्रसिद्ध चित्र रहे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पहली सूची और दूसरी सूची को मिलाते हुए निम्नलिखित संकेत सूची यानी कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपस में मिलाना है। सूची फर्स्ट में है चित्र रूप। चित्र रूप मतलब चित्रों का रूप यानी लोक कला। ये जो चित्र दिए गए हैं ये किसके चित्र हैं? लोक कला के चित्र हैं। और आगे हैं राज्य, यानी किस प्रकार की लोक कला के चित्र किस राज्य में बनाए जाते हैं। बात करते हैं मधुबनी की, तो मधुबनी है बिहार में, फड़ है अपने राजस्थान में, यानी फड़ अपने राजस्थान की लोक कला है। वर्ली है महाराष्ट्र की और पट्टचित्र है उड़ीसा की। तो ए में देखो 4, यानी ए में 4, बी में 1, सी में रहेगा 3 और डी में रहेगा 2। तो 1 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है, यानी किस शैली को राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है? मारवाड़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मारवाड़ शैली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? यानी चित्र सहित ग्रंथ कौन सा चित्रित किया गया है? कौन सी शैली का? अपभ्रंश शैली का। भागवत पुराण, सूरसागर, महामयूरी और ओध नियुक्ति वृत्ति। तो अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है ओध नियुक्ति वृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया? यानी अपभ्रंश शैली यानी जैन धर्म में अपभ्रंश शैली के चित्रों का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया? यानी जैन धर्म में 2 प्रमुख संप्रदाय थे। एक तो था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर, यानी दिगंबर और श्वेतांबर 2 जैन धर्म में प्रमुख संप्रदाय थे। इन दोनों संप्रदाय में वो कौन सा संप्रदाय है जिन्होंने अपभ्रंश शैली का विकास किया? तो वो रहेगा आपका श्वेतांबर संप्रदाय, यानी श्वेतांबर संप्रदाय के साधुओं द्वारा, श्वेतांबर संप्रदाय के साधुओं द्वारा अपभ्रंश शैली में चित्रों का यानी अपभ्रंश शैली का विकास किया गया। अगला प्रश्न। हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बनाए गए? यानी हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बनाए गए? हमजानामा। सबसे पहले हम हमजानामा ग्रंथ के बारे में देखते हैं। हमजानामा ग्रंथ का चित्रण, यानी भारत में हमजानामा ग्रंथ का चित्रण यानी चित्रण शुरू तो किसके काल में हुआ? हुमायूं के काल में हुआ। जबकि इस चित्रण का पूर्ण यानी इस ग्रंथ के चित्रों को पूर्ण किसने करवाया? पूर्ण करवाया था अकबर के काल में। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है हमजानामा ग्रंथ किसके शासन काल में चित्रित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर तो अकबर ही रहता है। लेकिन हमें तो ये पता करना है कि हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बनाए गए। यानी हुमायूं के काल में जब हमजानामा के चित्र बनाए गए तो वो चित्र बनाए गए थे कपड़े पर, वो चित्र बनाए गए कपड़े पर। जबकि अकबर के काल में इन चित्रों को बनाया गया कागज पर। तो वैसे देखा जाए तो आरपीएससी ने भी
अपने एक पेपर में, यानी 2013 में जो आरपीएससी ने पेपर करवाया था उस पेपर में उन्होंने करेक्ट आंसर कागज ही माना, जबकि 2018 में इन्होंने इस पेपर का करेक्ट आंसर माना कैनवास। क्यों? क्योंकि वैसे देखा जाए तो कैनवास इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि कैनवास का प्रयोग मुगल काल के बाद में होने लगा था। मुगल काल में कहीं भी कैनवास का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन कपड़े पर चित्र बनाए जाने के कारण इन्होंने इसका आंसर अब की बार कैनवास माना, जबकि सही आंसर क्या होगा? कागज ही होगा। चलते हैं 29वें प्रश्न पर। कुंडल चित्र किन देशों में बनाए गए? यानी कुंडल चित्रों को किन देशों में बनाया गया? भारत, रूस, जापान। भारत, जापान, ब्रह्मा, चीन, जापान, भारत। तो करेक्ट आंसर होगा चीन, जापान, भारत। चीन, जापान, भारत में कुंडल चित्र बनाए गए। अगले प्रश्न, शयन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियां, यानी शयन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियां किस देवता की मिलती है या किसकी मिलती है? शयन मुद्रा बोलो या फिर लेटे हुए, यानी लेटे हुए या फिर सोए हुए। सोए हुए मूर्तियां हैं वो सर्वाधिक किस देवता की बनाई गई है? इस चित्र में देखो, ये देवता है जो सोए हुए हैं, और ये कौन से देवता है? हमें सबको पता है, ये देवता है विष्णु, जो शेषनाग के ऊपर क्षीर सागर में सोए हुए हैं। इसलिए शयन मुद्रा में सर्वाधिक जो मूर्तियां बनाई गई वो बनाई गई अपने विष्णु की। प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए, यानी इनमें से कौन सी वो कलाकार हैं जो महिला कलाकार है? ज्योति स्वरूप, जी.आर. संतोष, गोगी सरोजपाल, ज्योति भट्ट। तो महिला कलाकार की बात करें तो है गोगी सरोजपाल, जबकि ज्योति स्वरूप, जी.आर. संतोष और ज्योति भट्ट हैं ये पुरुष कलाकार है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? यानी ये जो कलाकार दिए गए हैं इनमें से हमें यह पहचानना है कि ऐसा कौन सा समूह है जिसके सभी कलाकार क्या थे? मूर्तिकार थे। धनराज भगत बिल्कुल मूर्तिकार थे, मीरा मुखर्जी मूर्तिकार, शंखो चौधरी मूर्तिकार, रामवी सुथार मूर्तिकार। इसलिए करेक्ट आंसर तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। लेकिन हमें चेक करना है आगे के और ऑप्शनों में कि कहीं ऐसा ऑप्शन आगे और तो नहीं है। पीवी जानकीराम, कृपाल सिंह शेखावत, तो ये आ गया चित्रकार, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया कट। राम किंकर बेज, राम कुमार, ये राम कुमार और राम गोपाल विजय वर्गीय दोनों क्या है? चित्रकार, इसलिए ये ऑप्शन भी कट। जी.आर. संतोष, डी.पी. राय चौधरी, पी.एन. चोयल और जगदीश स्वामीनाथन, यानी पी.एन. चोयल और जगदीश स्वामीनाथन दोनों क्या है? चित्रकार, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। धनराज भगत, बात करते हैं धनराज भगत की। धनराज भगत, धनराज भगत का जन्म हुआ था 1917 में। दूसरे कलाकार हैं यानी मूर्तिकार के रूप में है मीरा मुखर्जी, यानी मीरा मुखर्जी, जिसका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ। तीसरा है शंखो चौधरी, यानी शंखो चौधरी, जिसका जन्म 1916 में हुआ। और लास्ट और अंतिम है रामवी सुतार, रामवी सुतार, जिसका जन्म 1925 में हुआ। तो साथ साथ में इन कलाकारों का जन्म भी याद रखना, क्योंकि कभी कभार इन कलाकारों को जन्म के आधार पर क्रम से पूछ लिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है? यानी सांची में प्रदर्शित जो कला है, सांची में जो कला है, जो शिल्प है, जो मूर्तियां हैं, ये किस धर्म से संबंधित बनाई गई है? हम सबको पता है सांची में
बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत मूर्तियां बनाई गई है, इसलिए धर्म भी कौन सा हो जाएगा? बौद्ध धर्म। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाई गई लाट किस माध्यम में बनी हुई है? यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट, यानी एक लाट बनाई गई है, वो किस माध्यम में बनाई गई है? यानी माध्यम पूछ रहा है, कास्ट, प्रस्तर, लोहा या टेराकोटा। तो सही आंसर तो होगा लोहा। कहां बनाएगी? बात करते हैं स्थान। यह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लोहे की लाट। स्थान पूछा जाए तो दिल्ली। दिल्ली में कौन सा स्थान? मेहरौली। और मेहरौली में कहां बनाई गई? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के सामने। कुतुब मीनार के सामने कौन से स्थान पर? मेहरौली। और मेहरौली कहां है? दिल्ली में। दिल्ली में इस मीनार का यानी इस लाट का निर्माण करवाया गया। इसलिए इस लाट को दिल्ली की किल्ली भी कहा जाता है। दिल्ली की किल्ली भी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। इससे पहले हम देखते हैं इस लाट की लंबाई। इस लाट की लंबाई है 23.8 फीट। 23.8 फीट इस लाट की क्या है? ऊंचाई है। अगला प्रश्न, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के यानी आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? यानी अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में है और किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, सिंधु, कृष्णा, गंगा। तो करेक्ट आंसर होगा कृष्णा। और कृष्णा नदी के कौन से तट पर है? कृष्णा नदी के दाहिने तट पर। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अमरावती का स्तूप कृष्णा नदी के किस तट पर बनाया गया है? तो कौन सा तट है? दाहिना तट। बात करते हैं अमरावती स्तूप की। कहां है? आंध्र प्रदेश में। हमें पता है आंध्र प्रदेश में कहां? गुंटूर के पास। गुंटूर के पास में। इसके अलावा राजवंश यानी किस राजवंश ने अमरावती के स्तूप का निर्माण करवाया? तो वो राजवंश था अपना आंध्र सातवाहन। यानी आंध्र सातवाहन राजवंश ने अमरावती के स्तूप का क्या करवाया? निर्माण। ये स्तूप है जो सफेद संगमरमर से बना है। सफेद संगमरमर से निर्मित है। यानी अमरावती का स्तूप है जो सफेद संगमरमर से निर्मित बनाया गया है। बात करते हैं अमरावती के स्तूप के खोज की। यानी अमरावती स्तूप की खोज किसने की? तो खोज 1797 ईस्वी में की। और किसने की? कर्नल मैकेंजी। कर्नल मैकेंजी ने 1797 में अमरावती स्तूप की खोज की। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अमरावती स्तूप के अवशेष अमरावती स्तूप के अवशेष 3 संग्रहालयों में रखे गए हैं, जिसमें पहला है मद्रास संग्रहालय, दूसरा है कलकत्ता संग्रहालय और तीसरा है लंदन संग्रहालय। यानी इन तीनों संग्रहालयों में अमरावती स्तूप के अवशेष रखे गए हैं। इसके अलावा याद रखने वाली बात यह है कि अमरावती बौद्ध धर्म के हीनयान व महायान यानी हीनयान व महायान दोनों संप्रदायों या दोनों धर्मों यानी हीनयान व महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित है। यानी अमरावती स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित है। तो हमने देखा अमरावती स्तूप कहां है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां? गुंटूर के पास में है। कृष्णा नदी के दाहिने तट पर अमरावती का स्तूप बनाया गया है। राजवंश कौन सा था? आंध्र सातवाहन।
सफेद संगमरमर से निर्मित, यानी अमरावती के स्तूप को सफेद संगमरमर से बनाया गया है। खोज, अमरावती स्तूप की खोज 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी द्वारा की गई और इस स्तूप के अवशेष मद्रास, कलकत्ता और लंदन तीनों संग्रहालयों में रखा गया है। हीनयान व महायान दोनों धर्मों से संबंधित ही इस स्तूप को माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन, यानी भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ, यानी विशेष रूप से कहां किया गया? हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन विशेष रूप से बरहुत में किया गया। बरहुत में किया गया, यह है हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य बोलो या फिर हम इसे बोने भी बोल सकते हैं। बोनी आकृतियां यानी बोनी मूर्तियां, शिल्पांकन यानी मूर्तियां या आकृतियां। तो बोने लोगों की मूर्तियां, ये देखो बोने लोग यहां बनाए गए। ये फोटो भी मैंने साथ में लगाई है। तो देखो ये कहां बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपके बरहुत। बरहुत के क्या हैं? बरहुत के बोने। चलते हैं अगले प्रश्न में। मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतया किस प्रस्तर से बनाए गए हैं? यानी मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतया किस प्रस्तर से बनाए गए हैं? तो लाल बलुआ पत्थर, काला ग्रेनाइट पत्थर, संगमरमर पत्थर, नीला पत्थर। तो मथुरा के जितने भी मूर्ति शिल्प हैं वो सारे के सारे लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, सहस्त्रबाहु मंदिर समूह किस संभाग में स्थित है? यानी सहस्त्रबाहु मंदिर है जो किस संभाग में बनाए गए हैं? उदयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर। तो करेक्ट आंसर होगा उदयपुर। क्यों? क्योंकि सहस्त्रबाहु मंदिर को सास बहु मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा? सास बहु मंदिर। और ये कहां बनाए गए हैं? ये नागदा में बनाया गया है। और नागदा कहां है? नागदा है उदयपुर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? उदयपुर संभाग हो जाएगा। बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का